दरवाजा भले ही सोने जैसा चमकदार लगता था, पर असल में यह किसी दुर्लभ और कीमती सोने जैसे पदार्थ से बना था। दरवाजा बहुत भारी था और खोलना मुश्किल था। केवल मोनार्क एलियन ही इसे खोलने का सही तरीका जानते थे। पीछे हटो! दक्ष ने दरवाजे पर मुक्का मारा, जो आसानी से अंदर धंस गया। वह लगभग जानता था कि दरवाजे के पीछे क्या है। यह मानते हुए कि खजाने की सामग्री नष्ट नहीं होगी, उसने बलपूर्वक दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के पीछे से एक बैंगनी कोहरा जेनेट टीम की ओर फैलने लगा। दक्ष ने चेतावनी दी, जार से सावधान रहो। जेनेट टीम के सदस्य और दूर चले गए। कैप्टन, कृपया बिना तैयारी के सीधे अंदर मत घुसो। जरूरत नहीं है। दक्ष ने हाथ हिलाया और बैंगनी कोहरे को हटाया। दरवाजा खोलने पर सामने जो कमरा था वह बहुत बड़ा था और वहां 12 स्तंभ दूरी पर रखे हुए थे। हर स्तंभ समय के रहस्यमय बल से भरा हुआ था। हर स्तंभ पर एक अनजानी लिपि खुदी हुई थी, जो रहस्यों से भरी हुई थी। स्तंभ काले रंग के थे और लिपि सोने की चमकती हुई थी, कहीं मोटी, कहीं पतली, कभी गहरे निशान, कभी हल्के। इस लिपि का क्या अर्थ था? शायद कोई अर्थ था, लेकिन गहराई से देखने पर यह अज्ञात और असंगत लगती थी, जैसे कोई बच्चा बिना नियमों के लिख रहा हो। वरिष्ठ की यादों में इन स्तंभों के बारे में थोड़ा बहुत था। मोनार्क एलियन को ये स्तंभ अचानक मिले थे और इनके संबंध असुरा जाति से थे। मोनार्क एलियन और सुइयुए द्वारा दिखाई गई तकनीकों के बारे में सोचते हुए दक्ष को अचानक एक बात समझ आई। यह तो समय प्रबंधन की तकनीक सिखाने वाले स्तंभ होंगे। कई सूर्रा ने इन स्तंभों से कुछ समझने की कोशिश की, पर केवल सुयु और मोनार्क एलियन ही सफल हुए थे और उनकी तकनीकें पूरी तरह अलग थीं। मोनार्क एलियन के पास समय को अपने आसपास तेज करने की क्षमता थी, जबकि सुयुए के पास समय को उलटने की क्षमता। हर कोई समय को अलग अलग समझता है, पर एक सामान्य जीव के लिए समय के प्रबंधन की शक्ति लेना भारी कीमत पर आता है। ये तकनीकें अपने उपयोगकर्ता को कोई न कोई कीमत चुकानी पड़ती है। मोनार्क एलियन जब तकनीक का इस्तेमाल करता तो जल्दी बूढ़ा हो जाता, वहीं सुइयुए अपनी जमा की गई उम्र और अनुभव खो देता। अधिक इस्तेमाल से सुइयुए शिशु बन गया था। येलुओ जनजाति के मुखिया को भी समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए उसे फिलहाल रेनहुआंग के महल में रखा गया था। वहां उसकी सावधानी से जांच और अध्ययन हो रहा था। अभी तक वह एक सामान्य सूरा बच्चे जैसा ही दिखता था। दक्ष हमेशा मोनार्क एलियन की समय प्रबंधन तकनीक में रुचि रखता था और यह उसकी लड़ाई में उसे बड़ी मुश्किलें दे चुकी थी। जब वह स्तंभों को देख रहा था, उसे अचानक गिरने जैसा अजीब अनुभव हुआ। दक्ष ने अपने पूर्व जन्म और वर्तमान जीवन को एक साथ देखा। वर्तमान जिंदगी ज्यादा सफल थी, पर दोनों जीवन आपस में मिल रहे थे। कहा जा सकता है कि दक्ष के पास समय के प्रति सबसे ज्यादा एफिनिटी थी, किसी भी अर्थ के हंटर की तुलना में। वह पुनर्जन्मी था जिसने 2 जिंदगियां देखी थीं और समय के गुजरने को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझता था। वह अपने पूर्व जीवन को जैसे कल की बात हो याद रखता था, लेकिन उसे वर्तमान में जीना था। जैसे जैसे दक्ष स्तंभों को देखता रहा, जेनिथ टीम के सदस्य खजाने में प्रवेश कर गए। वे स्तंभों को पहेली की तरह समझने लगे। अचानक फरहान अपने भाले को हिलाते हुए एक स्तंभ को देखने लगा। सौरभ चौंक कर पूछने लगा, क्या कर रहे हो? फरहान ने भौहें तानी। ऐसा लग रहा है जैसे इन लिपियों में भाले की तकनीकें छिपी हों। विशाल ने सिर हिलाया। शायद इन स्तंभों का जवाब हर किसी के लिए अलग होगा। हो सकता है हमें जीन एनर्जी को इन लिपियों के अनुसार संचालित करना चाहिए। हिमांशु ने आंखें घुमाई। तुम्हारे हिसाब से मैं इन्हें अरेज समझूं क्या? योगेश ने एक स्केच पैड निकाला और स्तंभों की तस्वीर बनाने लगा। हिमांशु ने आश्चर्य से पूछा, मैं मजाक कर रही थी? योगेश ने सिर हिलाया। मैं ये इसलिए कर रही हूं ताकि रेनहुआंग लौटकर मैं इसे गहराई से समझ सकूं। बचपन से मैं इसी तरह पढ़ाई करती आई हूं। कुछ देर सोच विचार के बाद दक्ष ने अपनी आंखें खोलीं। उसे लगा जैसे वह किसी बड़ी खोज के करीब है, पर अभी पूरी तरह नहीं। सौम्या ने अचानक कहा, देखो ये छोटे स्तंभ, लग रहा है मोनार्क एलियन और सुयुए ने अपनी अपनी खोजों को यहां लिखा है ताकि दूसरे सूरा भी समझ सकें।
12 बड़े स्तंभों के बगल में 2 छोटे स्तंभ थे, जिन पर मोनार्क एलियन और सुयुए ने समय के अपने अपने विचार लिखे थे, ताकि अन्य सूरा अपनी समझ विकसित कर सकें। दक्ष ने उन 2 टेबलों को देखा। मोनार्क एलियन के लिए समय एक नदी की तरह था, जिसे पीछे नहीं लौट सकते। इंसान नाव की तरह उस नदी में आगे बढ़ते रहते हैं। मोनार्क एलियन की खोज यह थी कि वह अपनी नाव की गति तेज कर सकता है, ताकि समय की नदी में तेजी से आगे बढ़ सके। उसने स्तंभों पर खुदाई गई लिपि को अपने रक्त के संचार के तरीके के रूप में समझा, जिससे वह खुद को तेज कर सके। यह मोनार्क एलियन के लिए विशेष था। किसी और की इतनी ताकत नहीं थी कि वे बिना चोट के ऐसा कर सकें। जो कोई भी उसकी नकल करेगा, उसका दिल फट जाएगा। सुयुए की समझ पूरी तरह अलग थी। समय एक घड़ी की रेत की तरह था। समय की दिशा को सामान्यतः बदला नहीं जा सकता, पर एक रेत के दाने को उल्टा गिरना मुश्किल होता है। पर उस छोटे बदलाव का पूरे समय पर बहुत असर नहीं होता। लोग पूरे समय को उलट नहीं सकते, पर अपने व्यक्तिगत समय के गुजरने को वे उलट सकते हैं। सुयुए का तरीका था अपनी आत्मा को समय के प्रवाह से बाहर निकालना, फिर अपने शारीरिक शरीर को नियंत्रित और उलटना। सुयु की समझ अमूर्त और जटिल थी, लेकिन उसने यह खोज पूरी कर ली थी। अब जेनिथ टीम उसके प्रतिभा को समझ पा रही थी। अगर वह टीम से नहीं मिलता और समय मिलता, तो वह मोनार्क एलियन को भी पार कर सकता था। अगर वह यह लंबा रास्ता तय करता, तो शायद दूसरा असूरा बन जाता। मोनार्क एलियन और सुयुए दोनों की खोजें सीधे तौर पर उन हंटर्स के लिए उपयुक्त नहीं थीं जो वहां मौजूद थे। मोनार्क एलियन की तकनीक मानव शरीर के लिए असंभव थी, और सुयुए की समझ बहुत एब्स्ट्रैक्ट थी। हर किसी की खोज उसकी अपनी अनोखी थी। फिर भी दोनों की खोजों का मूल विषय था अपने अपने समय की समझ से शुरू करना और उसे संक्षिप्त रूपक में रखना। रेणुका नगर के खजाने में, जहां तारामंडल सम्राट ने समय को एक नदी की तरह बदला था, वहीं सुयु के लिए समय एक रेत घड़ी के समान था। उनके समय की धारणा अलग थी और उन्हें प्राप्त तकनीकें भी भिन्न थीं। लेकिन दक्ष के लिए समय एक घड़ी था। उसका पिछला जीवन रात के समान था और यह जीवन दिन के समान। एक घड़ी में 12 घंटे होते हैं। जब सुइयां 12 पर हों, तो वह या तो मध्य रात्रि होती है या दोपहर। योगेश पहले ही सभी 12 स्तंभों की आकृति बना चुकी थीं, और अब वह उन्हें विशेष क्रम में सजाकर रहस्योद्घाटन को समझने की कोशिश कर रही थीं। दक्ष ने जब उसे देखा, तो एक विचार उसके मन में कौंधा। वह आगे बढ़ा और भारी स्तंभों को ऐसे उठाया जैसे वे पंख के समान हल्के हों। उसने 12 स्तंभों को एक द्वादशभुज में सजा दिया, हर एक घंटे का प्रतीक। नक्काशियां आपस में जुड़ती प्रतीत हुईं। बस ऐसे ही, उसने कहा। हर घंटे की नक्काशी अलग थी, लेकिन हर एक में 2 समय एक साथ समाहित थे, अतीत और वर्तमान। उसका अतीत उसके वर्तमान से स्वतंत्र था। वह वर्तमान में जी रहा था और अतीत में भी। सुयुए की तरह मानसिक छवि की बजाय दक्ष ने अपनी रेवलेशन को अपने हथियारों में उतारा, क्योंकि वह मूलतः एक योद्धा था। धीरे से उसने आंखें खोलीं। उसके हाथों में प्रकट हुए 2 शस्त्र, तलवार गिचांग और कृपाण हंगवांग, जिन्हें उसने गोल्डन रॉक से प्राप्त किया था। एक दिन का प्रतिनिधित्व करती थी, दूसरी रात का। दोनों हमेशा 12 घंटे की दूरी पर। जैसे ही तलवार चली, दक्ष एक झटके में खजाने की दीवार के पास पहुंच गया। टीम जीनेट के सदस्य हक्के बक्के रह गए। पहले अगर वे पूरी एकाग्रता से देखते, तो दक्ष की गति को मुश्किल से पकड़ पाते, लेकिन इस बार वे उसकी गति की हल्की सी झलक भी नहीं देख सके। अगर दक्ष चाहता, तो वहां मौजूद किसी को भी मार सकता था और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। यही बात किसी भी सूरा मोनार्क से नीचे के शत्रु के लिए भी सही होती। दक्ष ने कृपाण से एक वार किया, जिसमें समय के प्रवाह की जटिलता और गरिमा झलक रही थी। जहां वार पड़ा, वहां की दीवार धीरे धीरे सड़ने लगी। टीम जीनित के सभी सदस्य अपने कप्तान को चौंक और श्रद्धा से देखने लगे। सौम्या ने पूछा, कप्तान, आपने क्या अपनी रेवलेशन को पूरी तरह विकसित कर लिया है? कुछ हद तक, दक्ष ने उत्तर दिया। उसने अभी उस भावना को पूरा नहीं समाहित किया था जो वह चाहता था। सबसे महत्वपूर्ण, उसका रीइंकार्नेशन। यह तकनीक अभी अधूरी थी,
पर वह जल्दबाजी में नहीं था। विशाल ने पूछा, इस तकनीक का नाम क्या है? दक्ष मुस्कुराया, फिलहाल यह बस मेरी रेवलेशन का शस्त्रों में समावेश है, पूरी तकनीक नहीं। बलदेव ने पूछा, कोई साइड इफेक्ट? दक्ष ने खुद को देखा और कहा, अभी तक तो कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखा। इस वक्त दक्ष की ब्लेड तकनीक शायद सुई युए और तारामंडल सम्राट की तकनीकों से थोड़ी कमजोर थी, लेकिन वह जानता था कि जब वह रेइनकार्नेशन को इसमें जोड़ेगा तो यह उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली बन जाएगी। फरहान, जिसने हमेशा तकनीक की समझ में सबसे तेजी दिखाई थी, दक्ष की नई शक्ति से प्रेरित हुआ। हालांकि अब भी उसका रहस्य कुछ धुंधला था। उसने पूछा, कप्तान, क्या आप अपनी रेवलेशन समझा सकते हैं? दक्ष ने अपने विचार को साझा किया, लेकिन रीइंकार्नेशन से जुड़ी बात उसने छिपा ली। वह उसकी आत्मा का गूढ़तम रहस्य था, जिसे वह अपने सबसे करीबी साथियों से भी साझा नहीं कर सकता था। फरहान चुपचाप जमीन पर बैठ गया। उसका भाला उसके पास रखा था। बाकी सदस्य ध्यान मग्न थे या उसे देख रहे थे। समय बिजली की गति से भागता है और बुढ़ापा हम सभी को घेरता है। फरहान की आंखें चमकीं और उसने बिजली की गति से भाला फेंका। काले तूफान जैसे थंडर जीनित के सदस्यों के पास से गुजरे और उसके कुछ बाल सफेद हो गए। समय हवा की तरह बहता है, पीछे बस धुआं छोड़ जाता है। उसका भाला धुएं में बदल गया और फिर उसकी रेवलेशन और उद्देश्य के साथ दोबारा वार किया। जैसे ही वह पीछे उछला, एक क्लोन वहां प्रकट हुआ, एक प्रतिबिंब जो हर गति की नकल कर रहा था। दक्ष ने पूछा, इस तकनीक का नाम? फरहान ने कहा, बोर्न ऑफ लाइटनिंग स्वॉलोड बाय विंड। यह तकनीकें दक्ष की शिक्षा पर आधारित थीं, लेकिन फरहान ने उन्हें अपनी विशेषता दी थी। इसका पहला भाग दुश्मन को धीरे धीरे सड़ा देता था, लेकिन खुद पर भी थोड़ा प्रभाव डालता था। दूसरा भाग एक टेम्पोरल इको उत्पन्न करता था। बलदेव ने फिर वही सवाल पूछा, दुष्प्रभाव? फरहान ने कहा, बॉर्न ऑफ लाइटनिंग जल्दी बूढ़ा करता है और स्वॉलोड बाय द विंड तुम्हारी यादें अस्थिर कर सकता है। यादें अस्थिर? फरहान ने कहा, जब मेरा इको मौजूद था, मुझे यह समझना मुश्किल हो रहा था कि असली मैं कौन हूं, जिसने पहले वार किया या जो अभी वार करेगा। दक्ष ने कहा, तुम्हारे इको की उपस्थिति तुम्हारे अनुभवों और चेतना की नकल बनाती है। यह बड़ा दुष्प्रभाव नहीं था और तकनीक निश्चित ही प्रभावशाली थी। फरहान की सफलता से प्रेरित होकर लियाना, बहादुर, हर्षित यादव, प्रकाश चंद्र, सौरभ सभी ने और भी गहराई से स्तंभों की ओर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन कितनी भी मेहनत करने पर उन्हें सफलता नहीं मिली। समय और स्थान जैसे सिद्धांत बेहद जटिल होते हैं और उनका थोड़ा भी अंश समझना और तकनीक में ढालना अत्यंत कठिन कार्य है। फरहान की युद्ध क्षमता भले ही बाकी सदस्यों के बराबर थी, लेकिन उसकी समझ और रचना क्षमता दोनों जीवनों में अद्वितीय थी। जब दक्ष ने 12 स्तंभों का निरीक्षण पूरा कर लिया, तो वह रत्नों से जड़े द्वार की ओर बढ़ा, जबकि टीम जीनित के अन्य सदस्य स्वर्ण कक्ष में ही रुके रहे। रत्नों से सजा वह द्वार हर बार जब उस पर कोई रोशनी पड़ती तो इंद्रधनुषी रंगों में चमक उठता। पाषाण आत्माओं के लिए यह द्वार अवश्य ही अत्यंत मूल्यवान होता, हालांकि उनके पास स्वयं में ज्यादा संपत्ति नहीं थी। दक्ष ने फिर से अपना ताला खोलने का विशेष तरीका अपनाया, अपना घूंसा एंड दरवाजा तोड़ डाला। अंदर एक चबूतरा था। जब वह पास गया तो उसने उस पर एक इंद्रधनुषी रंग की परत देखी, जो स्वयं में किसी रत्न से कम नहीं लग रही थी। यह स्पष्ट था कि यह परत उस डिजास्टर ग्रेड लाइफ फॉर्म से आई थी जिसे तारामंडल सम्राट भी परास्त नहीं कर पाया था। वहां कई अन्य जेनेटिक लाइफ फॉर्म्स की सामग्री भी पड़ी थी और दक्ष को कुछ पिंजरेबंद सोल बीस्ट्स भी मिले। शायद वे प्रयोग थे जिन पर तारामंडल सम्राट काम कर रहा था। दक्ष ने टीम जीनित के सदस्यों को बुलाया और उन्हें मारने को कहा, पर दुर्भाग्यवश कोई भी डेविल सोल नहीं निकला। इस बीच रेणुका नगर की विजय का समाचार सूरा साम्राज्यों में फैल चुका था, इससे पहले कि वह विश्व महासंघ तक पहुंचता। सूरा जातियां इस युद्ध को लेकर विशेष रूप से सतर्क थीं। 7 साम्राज्य गठबंधन
और मानवों के बीच के इस संघर्ष में वे मान बैठे थे कि छोटा सा रेणुका नगर कुछ ही समय में कुचल दिया जाएगा। लेकिन जब उन्हें पता चला कि रेणुका नगर ने गठबंधन को पराजित कर दिया है और तो और तारामंडल साम्राज्य ने अपनी 80% सेना भी रेणुका नगर पर भेज दी, तो वे स्तब्ध रह गए। अब सूरा रेणुका नगर को लेकर और अधिक जिज्ञासु हो गए थे। कोई भी सूरा राज्य किसी सूरा साम्राज्य को चुनौती नहीं देता, और वह भी सबसे शक्तिशाली तारामंडल साम्राज्य को। बट एक छोटा मानव बस्ती ऐसा कर गई थी। जब सूरा ने और गहराई से इसकी पड़ताल की तो वे और चौंक गए। क्या यह सचमुच एक मानव बस्ती थी? यह सूरा साम्राज्य से टकरा कैसे गई? बाद में शोध करने पर पता चला कि रेणुका नगर दरअसल कई जातियों का मिश्रित नगर था। फिर भी उसके राज्यपाल को पागल ही कहा जाएगा जो एक सूरा साम्राज्य को चुनौती दे बैठे। वे सोचने लगे कि तारामंडल साम्राज्य को ऐसी कौन सी बात मजबूर कर रही थी कि उसे अपनी इतनी बड़ी सेना लगानी पड़ी। कुछ सूरा साम्राज्यों ने और गहरी पड़ताल की और तब उन्हें झांत हुआ कि रेणुका नगर ने क्षितिज राय पर हमला किया था। इस जानकारी ने सूरा को भयभीत कर दिया। तारामंडल सम्राट के पुत्र को परास्त करना अब तारामंडल साम्राज्य की तीव्र प्रतिक्रिया समझ में आ रही थी। इस बीच रेणुका नगर की सेना ने तारामंडल साम्राज्य की राजधानी को लूटा और एक ही रात में अपार धन अर्जित कर लिया। दक्ष ने खजाने की वस्तुएं सभी योद्धाओं के योगदान के अनुसार बांटी। यद्यपि सबसे अधिक योगदान टीम जीनिथ और 4 मूल जातियों के प्रतिनिधियों का था, फिर भी हर किसी को कुछ न कुछ प्राप्त हुआ। जब रेणुका नगर पर संकट गहरा रहा था, तब भी कई सेनाएं अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार थीं। दक्ष उन्हें नहीं भूलेगा। इस विजय के बाद रेणुका नगर की कई सेनाओं ने यह निर्णय लिया कि वे आगे भी रेणुका नगर के लिए लड़ती रहेंगी। तारामंडल साम्राज्य, जिसने 3 सूरा साम्राज्यों को पराजित कर उनका खजाना हड़पा था, अब स्वयं ही लूट का पात्र बन चुका था। युद्ध के इनाम बांटने के बाद भी खजाने का 95% हिस्सा शेष था। दक्ष ने थोड़ी देर विचार किया और फिर निर्णय लिया कि वे तारामंडल साम्राज्य के आसपास के नगरों में भी जाएंगे। जब सूरा साम्राज्य ही पराजित हो चुका था, तो राजधानी के अलावा अन्य नगरों को क्यों छोड़ा जाए? उसी समय सूरा जातियों को यह ज्ञात हुआ कि तारामंडल साम्राज्य पराजित हो गया है, और वह भी सबसे शक्तिशाली सूरा साम्राज्य। 3 सूरा साम्राज्य मिलकर भी इस साम्राज्य से नहीं जीत सके थे, लेकिन एक मानव बस्ती ने उसे समाप्त कर दिया। तारामंडल सम्राट गया कहां? जिसे असुर बनने के सबसे निकट माना जाता था, क्या वह अपना साम्राज्य नष्ट होते देखता रहा? सूरा ने हर ओर अपने गुप्तचर भेजे, और तभी उन्हें येलो जनजाति के जहर के बारे में पता चला, जिसे रेणुका नगर ने युद्ध में प्रयोग किया था। 7 साम्राज्य गठबंधन से कुछ दुर्लभ सेनानी जीवित बच निकले थे। तारामंडल साम्राज्य से भी कुछ बचे लोग अन्य सूरा राज्यों में जा पहुंचे। भले ही जहर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, रेणुका नगर की 1 लाख सेनाएं 3 मिलियन सूरा को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती थीं। जो बचे वही यह समाचार लेकर लौटे। इस भयावह समाचार को सुनते ही सूरा क्रोधित हो उठे। उन्हें और जहर बनाने नहीं देना चाहिए। हमें इस जहर का हर निशान मिटाना होगा। जब तक ये जहर है, सूरा कभी सुरक्षित नहीं होंगे। रेणुका नगर का अंत जरूरी है। सूरा की चिंता अब गुस्से में बदल गई थी। वे भयभीत थे कि कहीं उनकी साम्राज्यवादी स्थिति डगमगा न जाए। यहां तक कि जब अन्य सूरा साम्राज्यों को भी यह खबर मिली, तो वे भी चुप हो गए। वे जानते थे कि तारामंडल सम्राट ने क्या किया था। शायद उसका पतन आंशिक रूप से रेणुका नगर के कारण था, पर असली आघात उसने स्वयं अपने साम्राज्य को दिया था। इसके बावजूद अब वे रेणुका नगर को गंभीरता से लेने लगे थे। आखिरकार हर सूरा साम्राज्य के सम्राटों ने युद्ध की तैयारी के लिए बड़ी मात्रा में सैनिकों की भर्ती प्रारंभ कर दी। लेकिन यह सब भविष्य की बातें थीं। वर्तमान में रेणुका नगर की सेनाएं खजाने से भरे रथों और थैलियों के साथ भारी संतोष और धन के साथ लौट रही थीं। सबसे अधिक प्रसन्न पाषाण आत्माएं थीं। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जितने खनिज, रत्न और धातुएं खाईं, वह उनके लिए लगभग 1 दशक तक पर्याप्त थी।
रेणुका नगर की सेनाओं को अपने खजाने ढोने के लिए रथों का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि उनके भंडारण थैले पूरी तरह भर चुके थे। हाँ, उस 1 लाख योद्धा में से किसी के पास भी थैले में जगह नहीं बची थी। आखिरकार उनके पास मिडीवल काल के सैनिकों की तरह खजाने लेकर चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। 4 सूरा साम्राज्यों का खजाना रेणुका नगर की सेनाओं के बीच केंद्रित था। पाषाण आत्माओं ने इतनी अधिक मात्रा में खनिज और धातुएं खा ली थीं कि अब वे बहुत चुस्त दुरुस्त हो गई थीं और केवल उन्हीं धातुओं और रत्नों को स्वीकार करती थीं जिनमें कीमती सोना हो। पाषाण आत्माओं के नेता के अनुसार उन्होंने इतनी जल्दी इतनी चीजें खा ली थीं कि अब उन्हें अपने शरीर को ठीक से पचाने के लिए थोड़ा समय चाहिए था। सामान्य पत्थर और खनिज इतने सामान्य थे कि वे रेणुका नगर की सेनाओं के लिए वापस लाने लायक नहीं थे। इसलिए रास्ते में कई जड़ी बूटियां और पौधे फेंक दिए गए। दक्ष ने 4 मूल जातियों के पुनरागमन को रेणुका नगर के लिए एक उत्सव भोज में आमंत्रित किया। इन जातियों में से किसी ने भी इनकार नहीं किया। वे थोड़े शर्मिंदा भी थे, क्योंकि उन्होंने तारामंडल साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध में ज्यादा योगदान नहीं दिया था। रेणुका नगर की सेनाएं सुरक्षित रूप से वापस पहुंच गईं। उनके रास्ते में कोई बाधा या रोक नहीं आई। रेणुका नगर की दीवारों पर पहरेदारों ने विजयी सेनाओं को देखा और तुरंत येलो जनजाति के मुखिया को सूचना दी, जो शहर से बाहर दौड़े और उनका स्वागत किया। उनके चेहरे पर खुशी और उत्साह साफ झलक रहा था। दक्ष येलो जनजाति के मुखिया के पास गए। पूर्ण विजय, उन्होंने संक्षेप में कहा। येलो जनजाति के मुखिया और दीवारों पर पहरेदार उनके सामने झुके। आपके सफल अभियान पर बधाई राज्यपाल जी। दक्ष ने हाथ बढ़ाकर मुखिया को खड़ा किया और अपने वस्त्रों से धूल झाड़ी। आपने भी खूब मेहनत की। येलो मुखिया ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। नहीं नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। जब आप लोग गए थे तो सब ठीक था। आपको ज्यादा कष्ट झेलना पड़ा होगा। यह लो तुम्हारे लिए। दक्ष ने हाथ ताली बजाई। रेणुका नगर के योद्धा रथ दर रथ खजाने उतारने लगे, जिनमें रत्न, आभूषण, खजाने, पौधे और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं। येलो मुखिया की आंखें चमक उठीं। जड़ी बूटियों से निकली खुशबू और रत्नों की चमक ने येलो मुखिया को ऐसा अनुभव कराया जैसे वे आने वाले वर्षों में रेणुका नगर के विकास का दृश्य देख रहे हों। जड़ी बूटियों की खुशबू ने लकड़ी आत्माओं और शहर की अन्य पहरेदार आत्माओं को भी आकर्षित किया, जो रेणुका नगर की सेनाओं के बिना शहर की रक्षा कर रही थीं। दक्ष ने अपने हाथ फैलाकर जोर से कहा, रेणुका नगर के हर व्यक्ति को बताओ कि हमने तारामंडल साम्राज्य को हरा दिया है। हम विजयी होकर लौटे हैं। शिकारियों के मंचों पर लंबे समय से कोई खबर नहीं आई थी। काफी दिन हो गए हैं, फिर भी हमें रेणुका नगर और तारामंडल साम्राज्य के युद्ध का परिणाम क्यों नहीं पता। रेणुका नगर की सेनाओं को तारामंडल साम्राज्य तक पहुंचने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ा था, और वे ही इस विजय की सूचना दे सकते थे। उनके पास मंचों तक पहुंच नहीं थी, इसलिए खबर नहीं फैल पाई। अब तक क्या खबर चाहिए? वे पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। किसी ने भी रेणुका नगर की जीत को आसान नहीं माना था। उनका विरोधी तारामंडल साम्राज्य था, सूरा साम्राज्यों में सबसे शक्तिशाली। उन्होंने 3 मिलियन सूरा भेजे थे। 4 मूल जातियों की मदद से शायद कुछ सैनिक बच गए होंगे, कहना मुश्किल है। वे 3 मिलियन सूरा के खिलाफ लड़ रहे थे। 3 मिलियन। स्पष्ट है कि रेणुका नगर हार जाएगा। मात्र यह सवाल है कि कितनी भारी हार होगी। क्या दक्ष बेवकूफ है? अपनी नगरी बचाने की बजाय उसने सूरा के कुछ हिस्सों के साथ आक्रमण किया। रेणुका नगर की दीवारें सूरा के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाती। हमला हो या न हो, नतीजा एक ही था। कम से कम दक्ष बहादुर है कि उसने सूरा के आक्रमण का सामना किया। हम उसे याद करेंगे। तुम मूर्ख हो। क्या तुम नहीं जानते कि उसने सूरा को चुनौती दी? तभी एक इमरजेंसी घोषणा ने शिकारियों को चौंका दिया। महीनों के अभियान के बाद रेणुका नगर की सेनाएं विजय के साथ वापस लौटीं। यह मानव जाति के लिए सबसे बड़ी जीत है। क्या आप सपना देख रहे हैं? रेणुका नगर विजेता। घोषणा जारी रही। हमने 3 मिलियन सूरा को हराया और तारामंडल साम्राज्य की राजधानी लूटी।
पोस्ट करने वाला एक शिकारी था जो लड़ाई में शामिल था। जैसे ही वह वापस आया, उसने टेलीपोर्टेशन प्रणाली से अपने परिवार को सुरक्षित होने की सूचना दी और मंचों पर पोस्ट करना शुरू किया। 3 मिलियन सूरा से लड़कर 1 महीने में जीत? क्या आप पागल हैं? राजधानी लूट ली? क्या आप सच में ठीक हैं? पोस्टकर्ता ने बचाव किया। मैं सत्य कह रहा हूं। अगर विश्वास नहीं करते तो खुद जांच करें या रेणुका नगर आएं। हमने जितने सूरा देखे सब खत्म कर दिए हैं। डायमेंशनल वर्ल्ड में सामान्य तकनीक काम नहीं करती, इसलिए सबूत देना असंभव था। जैसे ही अन्य लोग पोस्टकर्ता का मजाक उड़ाने लगे, एक अन्य शिकारी ने उत्तर दिया, मैं रेणुका नगर की सेना का हिस्सा हूं। यह सच है। हमने सूरा को हराया है। मैं भी रेणुका नगर से हूं। यह सब अब भी सपना लगता है। मैं भी। दक्ष ने तारामंडल सम्राट को मारा है। जितने भी पोस्ट थे, फिर भी कुछ लोग इस सच को मानने से इनकार कर रहे थे। असंभव। तारामंडल सम्राट वह सूरा है जो असुर बनने के सबसे निकट था। दक्ष ने उसे कैसे मारा? हमने अपनी आंखों से देखा है। माना मुश्किल था, लेकिन सच है। दक्ष के पास मोनार्क एलियन को मारने की शक्ति है। शायद वह पहले से ही असुर के स्तर पर है। मैं एक इंसान हूं जो तारामंडल साम्राज्य की कैद से बच निकला हूं। मैं पुष्टि करता हूं, रेणुका नगर ने साम्राज्य को नष्ट किया है। यह अंतिम जवाब ऐसे खाते से आया था जो 20 वर्षों से सक्रिय नहीं था। सूरा से शिकारियों को बचाना निश्चित ही कुछ ऐसा था जो रेणुका नगर ने पहले भी किया था। जैसे जैसे और अधिक बंदी शिकारी पृथ्वी पर अपने परिवारों के पास लौटे, जो शायद उन्हें फिर कभी देखने की उम्मीद छोड़ चुके थे, वैसे वैसे जुबानी लड़ाई का रुझान रेणुका नगर के पक्ष में होने लगा। फोरम्स पर शिकारी धीरे धीरे इस बात पर विश्वास करने लगे कि शायद रेणुका नगर ने वाकई जीत हासिल की है। कुछ शिकारी जांच पड़ताल करने लगे और सच्चाई आसानी से सामने आ गई। तारामंडल साम्राज्य इतना विशाल था कि उस पर शोध करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। सूरा के बीच उस साम्राज्य में हुई घटनाओं की खबर फैल चुकी थी और यह खबर अन्य जातियों तक भी जल्द पहुंचने वाली थी। तारामंडल साम्राज्य का विनाश ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता था और सूरा इसे छुपाने का प्रयास भी नहीं कर रहे थे। जब यह खबर पहले शिकारियों तक पहुंची तो फोरम्स पर माहौल तुरंत बदल गया। अब कोई भी दक्ष की बुराई करने की हिम्मत नहीं करता था। दक्ष को स्वाभाविक रूप से फोरम्स की खबरों की जानकारी नहीं थी और यदि होती भी तो वह परवाह भी नहीं करता। रेणुका नगर में एक और जश्न का आयोजन चल रहा था और पूरे शहर में उत्सव का माहौल था। रेणुका नगर के सभी लोग खुश थे, सिर्फ तारामंडल साम्राज्य पर मिली जीत के कारण ही नहीं, बल्कि उस जीत से मिली लूट के कारण भी। दक्ष ने शिकारी भोज के मुख्य आकर्षण के रूप में एक पीक ग्रेड लाइफ फॉर्म का वध किया। दुर्भाग्य से तारामंडल साम्राज्य से मिली पीक ग्रेड लाइफ फॉर्म्स अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुई थीं, नहीं तो वह सबका वध कर देता। खुशकिस्मती से दक्ष के पास कुछ पीक ग्रेड लाइफ फॉर्म्स पहले से ही पाल रखी थीं, ताकि ऐसे अवसरों पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। सौम्या ने रिपोर्ट दी, कैप्टन, हमने पिछली बार जैसा कड़ाही तैयार किया है। दक्ष ने आदेश दिया कि फार्म में सभी पीक ग्रेड लाइफ फॉर्म्स का वध कर दिया जाए और नए तारामंडल साम्राज्य से प्राप्त जीवों से उनकी जगह भरी जाए। रेणुका नगर के सभी शिकारी मुख्य चौक में जमा हुए। वहां येलो जनजाति ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली थीं। दक्ष मंच पर खड़े होकर अपनी आवाज में जेनेटिक एनर्जी का संचार करते हुए बोले, सबसे पहले मैं आप सभी को दिल से बधाई देता हूं। इतिहास के साक्षी बनने और उसे बनाने में हिस्सेदार बनने के लिए। भीड़ से भारी जयकारे गूंजे, जो आसमान तक गूंज रहे थे, जो मानवता की सफलता और विजय का प्रतीक थे। दक्ष ने भीड़ को और उत्साहित किया। लड़ाई से पहले मैंने कहा था कि तारामंडल साम्राज्य का हमला एक अच्छी बात है, और अब आप देख सकते हैं कि मेरी बातें बिल्कुल सही थीं। हम यहां रेणुका नगर में इतिहास के अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं। हम पहली बार किसी सूरा साम्राज्य को नष्ट करने वाले पहले शहर हैं और पहली बार कोई एलियन जाति किसी सूरा साम्राज्य को नष्ट करने में सफल हुई है। हम सब अमर हो जाएंगे। लड़ाकों का मनोबल, जो पहले ही अप्रत्याशित जीत के बाद
ऊंचा था और भी चरम पर पहुंच गया। रेणुका नगर की सफलता आप सभी की मेहनत का परिणाम है, इसलिए मैं आप सभी को इस भोज में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। जो भी आप चाहें खाएं, मैं वादा करता हूं कि आप सभी पेट भरकर घर जाएंगे। पूरे शहर ने दक्ष का नाम जोर जोर से पुकारा। जब पीक ग्रेड मांस पक रहा था तो पूरा चौक मांस की खुशबू से भर गया। जब सब तैयार हो गया तो दक्ष ने टीम जेनिथ के सदस्यों को व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया, क्योंकि भीड़ खाने की ओर बढ़ रही थी। शिकारी एक दूसरे को धक्का देते हुए लाइन में लगे। उसके बाद 4 प्रमुख जातियों के सदस्य, फिर येलो, शिलग्रद गिद्ध और वुडल आत्माएं। पाषाण आत्माएं मांस का शोरबा खाने में सक्षम या इच्छुक नहीं थीं, इसलिए वे चौक के बाहरी छोर पर खड़े थे। फिर भी भोजन के लिए प्रतीक्षा करने वालों की कतार चौक के बाहर तक फैल गई थी। जय रेणुका नगर! जो शिकारी जल्दी भोजन पा चुके थे, वे लकड़ी की मेजों पर बैठकर खाने लगे। सामान्य परिस्थितियों में वे इतने उच्च गुणवत्ता वाले भोजन का आनंद कभी नहीं ले पाते। खतरे और अनिश्चितता के बावजूद वे सूरा साम्राज्य को हराकर उसकी सदियों पुरानी खजाने की लूट में सफल हुए थे। तारामंडल साम्राज्य सूरा साम्राज्यों में सबसे शक्तिशाली था और इसके खजाने 3 अन्य सूरा साम्राज्यों के बराबर थे। दूसरे शब्दों में, जैसा कि युवराज ने एक बार कहा था, ये धन और संसाधन रेणुका नगर को 100 साल की प्रगति दे सकते थे। जब इसके शोधकर्ता इन सामग्री को पूरी तरह समझ लें तो शायद ये 300 साल के बराबर हो जाए। भोज के बाद दक्ष ने मौके पर ही युद्ध की लूट का वितरण शुरू किया। यह वितरण उन सभी को मिलना था जो लड़ाई में शामिल थे और जो रेणुका नगर की सुरक्षा में लगे थे। कुछ हद तक यह स्टॉक मार्केट में निवेश जैसा था। युद्ध खत्म हो चुका था, अब रेणुका नगर लाभांश देगा। 4 प्रमुख जातियां इस लाभ में सबसे ज्यादा हिस्सेदार थीं। वे लड़ाई शुरू होने से पहले से रेणुका नगर में निवेश कर चुके थे और हर जाति को लड़ाई की कमाई का 30वां हिस्सा मिलेगा। 30वां हिस्सा कम लग सकता है, लेकिन तारामंडल साम्राज्य के खजाने के पैमाने को देखते हुए यह इतनी संपत्ति थी कि उससे एक नया शहर बन सकता था। तुरंत उपयोगी जड़ी बूटियां येलो जनजाति के प्रमुख को दी गईं और जो जड़ी बूटियां इस्तेमाल के लायक नहीं थीं, उन्हें वुडल आत्माओं को उगाने के लिए छोड़ दिया गया। खनिज, रत्न और खजाने पाषाण आत्माओं को सौंप दिए गए। कुछ अनोखे वस्त्र, गहने और अन्य खजाने रेणुका नगर के राष्ट्रीय कोषागार में रखे गए, जो पूरी तरह भर गया। येलो जनजाति के प्रमुख ने प्रसन्न होकर उन संसाधनों को देखा जो रेणुका नगर ने हासिल किए थे। ये संसाधन महत्वपूर्ण जरूर हैं, लेकिन ये तारामंडल साम्राज्य से लिए गए खजानों में सबसे बेहतरीन नहीं है, दक्ष ने याद दिलाया। येलो प्रमुख आश्चर्यचकित होकर दक्ष की ओर देख रहा था। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो इन संसाधनों से बेहतर हो, जो तारामंडल साम्राज्य ने सदियों में इकट्ठे किए थे? दक्ष ने उस शोध सामग्री को सौंपा जो उसने मोनार्क एलियन के अध्ययन से हासिल की थी। वह इसे लेकर किसी और के पास नहीं जाना चाहता था। यह सीधे उसकी पेटी में रखा गया। यह इतनी कीमती थी कि इसे समय के 12 स्तंभों से भी अधिक मूल्यवान माना जा सकता था। येलो प्रमुख की आंखें बड़ी हो गईं, उसका दृष्टिकोण तीखा हो गया और वह दक्ष द्वारा अपने हाथों में रखे गए कागजों को देखकर यकीन नहीं कर पा रहा था। वह धीरे से बोला, ये हमारे विकास को सदियों तक आगे बढ़ा देंगे। शोध संस्थान जिसे दक्ष ने बनाने का आदेश दिया था, वर्तमान में हर्बलिज्म पर विशेष था और इसमें दूसरी दुनिया के अन्य विषयों पर बहुत कम शोध था। तारामंडल साम्राज्य से मिली शोध सामग्री के आधार पर रेणुका नगर आधुनिक ज्ञान की सीमाओं तक तेजी से पहुंच सकेगा और इससे आगे भी विकसित हो सकेगा। येलो प्रमुख ने विशेष रूप से उन कागजों को ध्यान से पढ़ा जो हर्बलिज्म से संबंधित थे। तारामंडल साम्राज्य के सदियों के कार्य की तुलना येलो जनजाति के विशेषज्ञता से तो नहीं की जा सकती, लेकिन यह व्यापक और सावधानी से पढ़े जाने योग्य था। तारामंडल साम्राज्य के जीव वैज्ञानिक अनुसंधान इतने गहन थे कि येलो जनजाति के मुखिया भी जो कुछ पढ़ रहे थे उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तारामंडल साम्राज्य जीव वैज्ञानिक शोध में खासा आगे था,
चाहे सूरा जाति के जीव हों या जेनेटिक लाइफ फॉर्म्स। यह येलो की हर्बलिज्म की रिसर्च के साथ मिलकर शानदार तालमेल कर सकता था। यह अधिकांश जीव वैज्ञानिक शोध मोनार्क एलियन ने स्वयं किया था। दक्ष ने कहा, तारामंडल साम्राज्य जीव वैज्ञानिक अनुसंधान में हमसे कहीं आगे है। क्या आपको लगता है कि उनकी ग्राफ्टिंग विधियां रेणुका नगर के हंटर्स पर लागू हो सकती हैं? येलो मुखिया ने अनुसंधान सामग्री ध्यान से देखी। रिकॉर्ड्स विस्तार से हैं, इसलिए प्रक्रिया सीखना मुश्किल नहीं होगा। हमारे पास विशेषज्ञ कम हैं, लेकिन हर्बलिज्म की प्रगति इसे पूरा कर सकती है। बस यह देखना है कि कितने बहादुर हंटर्स इस प्रक्रिया को अपनाने को तैयार होंगे। दक्ष ने सोचा, यह जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कुछ हंटर्स ऑगमेंटेड शक्ति के लिए तैयार होंगे। जो भी इच्छुक हो उसे चुन लेना। समझ गया गवर्नर। क्या यह शोध उपयोगी होगा? दक्ष ने मोनार्क एलियन के सोल और स्पिरिचुअल मैटर के कार्य की प्रति येलो मुखिया को दी। येलो मुखिया ने गंभीरता से पढ़ा। स्पिरिचुअल मैटर? सोल शार्ड्स डेविल सोल के संकेंद्रण से बनते हैं। यह तो गहन विषय है। इस शोधकर्ता को महज एक बार ही जन्म लेने वाला प्रतिभाशाली ही कहा जा सकता है, उसने कहा। पागलपन और प्रतिभा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। गवर्नर, क्या आप जानते हैं कि यह शोध किसने लिखा? यदि संभव होता तो येलो मुखिया खुद इस शोधकर्ता से मिलना चाहता था। उसे मारना या सूरा जाति में छोड़ना बर्बादी होती। उसे हर हाल में रेणुका नगर लाना चाहिए। यह मोनार्क एलियन था। मोनार्क एलियन? हां, तो क्या यह शोध उपयोगी होगा? येलो मुखिया ने कड़वे हंसी के साथ कहा, मुझे नहीं पता। यह नोट्स तो एक प्रतिभाशाली शोधकर्ता के हैं, लेकिन मैं खुद ऐसा प्रतिभाशाली नहीं हूं। समझना मुश्किल नहीं, लेकिन व्यावहारिक उपयोग करना संदेहास्पद है। यदि मैं ईमानदार रहूं तो मुझे नहीं लगता कि रेणुका नगर में कोई इसे ठीक से उपयोग कर सकेगा। यह अफसोस की बात है। दक्ष को ऐसा लग रहा था कि उसे सोने की खान मिली हो, लेकिन सोना निकालने का तरीका न पता हो। स्पिरिचुअल एसेंस वाकई एक रहस्यमय विषय था। स्पेस, टाइम और सोल दूसरी दुनिया के सबसे गहरे विषय थे। येलो मुखिया ने कहा, अगर आप सोल के शोध को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यह पूरी तरह असंभव नहीं। अभी हमारे बीच ऐसा कोई नहीं, लेकिन हम इसे आने वाली पीढ़ी को सौंप सकते हैं। अब जब रेणुका नगर के पास संसाधन हैं, तो हमें युवाओं के पोषण के लिए एक संस्थान बनाना चाहिए। अकादमी, आप कहना चाहते हैं? दक्ष ने पूछा। आपको स्कूल के बारे में कैसे पता? येलो मुखिया मुस्कुराया। पहले मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। यह सब मिस युवराज से एक संयोगवश हुई बातचीत से पता चला। मुझे लगा कि रेणुका नगर में स्कूल बनाना जरूरी है, पर मिस युवराज ने तुरंत मना कर दिया क्योंकि संसाधन कम थे। शिक्षा दीर्घकालिक निवेश है। सच कहें तो जब तक अकादमी पूरी तरह काम करना शुरू करती, तब तक दक्ष और टीम जेनिथ शायद तीसरी दुनिया में पहुंच चुके होंगे। लेकिन निश्चित रूप से अगली पीढ़ी के हंटर्स को विकसित करने के बहुत फायदे होंगे। कम से कम दक्ष के बाद झंग हंगसियांग को इस निवेश का लाभ मिलेगा। मैं इस पर सोचूंगा। अभी हमारे यहाँ युवा कम हैं, लेकिन मैं इसे युवराज के साथ जरूर चर्चा करूंगा। तभी युवराज दौड़ते हुए आई। दक्ष ने मुस्कुराकर कहा, हाँ युवराज, मैं तुम्हारे बारे में येलो मुखिया से बात ही कर रहा था। माफ कीजिएगा दक्ष, पर 3 विदेशी जातियों के प्रतिनिधि आपसे मिलने आए हैं। 3 जातियां? कहां से? मालूम नहीं। वे लाइट बॉर्न, गोल्ड हेराल्ड और ब्लू मून जाति से हैं और उनके प्रमुख आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं। दक्ष ने सोचा, मैंने ये नाम कभी नहीं सुने। तभी येलो मुखिया बोला, मैंने इनके बारे में सुना है। ये जातियां सूरा द्वारा कड़ी सताए जाने वाली थीं। खासकर लाइट बॉर्न को लगभग खत्म कर दिया गया था। वे छिप कर रहे, लेकिन अब वे यहां कैसे? शायद सूरा की पराजय पर हमें बधाई देने आए हों, युवराज ने सुझाव दिया। चलो पता करते हैं। विश्व महासंघ यह जानकर दंग रह गया कि दक्ष का रेणुका नगर ने तारामंडल साम्राज्य को हराया है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था और दक्ष ने एक चमत्कार कर दिखाया था। संपूर्ण मानवता में गर्व की लहर दौड़ गई। अब वे सूरा की गुलामी नहीं थे, बल्कि दूसरी दुनिया पर कब्जा कर उठेंगे। अधिकतर हंटर्स यह जानने के लिए उत्सुक थे कि रेणुका नगर और दक्ष ने यह कैसे किया, और रेणुका नगर के हंटर्स
खुशी खुशी इसका जवाब देते। हमें एक बड़ा झटका लगा जब मोनार्क एलियन अचानक हमारे सामने प्रकट हुआ। क्या? मोनार्क एलियन सामने आ गया? उनकी बातों पर अविश्वास व्याप्त था। हां, मैं भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह अपनी पूरी सेना से पहले आया, लेकिन मानवता के चैंपियन दक्ष बिल्कुल न घबराए, जैसे पहले से जानते हों। इसी बीच दक्ष ने तीनों जाति के नेताओं से मुलाकात की। जैसा उम्मीद थी, उनकी जीव विज्ञान मानव से समझ से परे थी। लाइटबॉर्न, गोल्ड हेरल्ड और ब्लू मून पूरी तरह भिन्न जातियां थीं। लाइटबॉर्न प्रकाश से घिरे थे, जैसे छोटे सूरज। उनका प्रकाश सूर्य के लिए हानिकारक था, इसलिए वे उन्हें भारी सताते थे। गोल्ड हेरल्ड के शरीर सोने के मिश्र धातु से बने थे, वे भी सुनहरी रोशनी फैलाते थे। उनके सिरों पर प्रभामंडल था और पीठ से सुनहरे पंख उगते थे। उनकी 4 श्रेणियां थीं: गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और स्टील। गोल्ड वर्ग में वे और उनके परिवार थे। सिल्वर उनके रक्षक और योद्धा, ब्रॉन्ज आम नागरिक और स्टील सबसे कमजोर। दक्ष को हैरानी हुई कि इतनी छोटी जाति में भी इतनी कठोर श्रेणी थी। गोल्ड हेराल्ड नेता ने बताया कि हर पीढ़ी के साथ उनका वर्ग एक स्तर नीचे गिरता है। सूरा ने उन्हें उनके गृह क्षेत्र से निकाल दिया था। पहले उनके बीच अधिकतर गोल्ड और सिल्वर वर्ग के थे, पर सूरा के साथ टकराव ने उनकी ताकत तेजी से कम कर दी। ब्लू मून जाति का प्रतिनिधि नीली त्वचा और चमकीली गहरी आंखों वाला था। येलो जनजाति के मुखिया के अनुसार ब्लू मून और रेड मून जातियां अपने प्रतिशोध के लिए जानी जाती हैं। कोई भी अपमान तुरंत सख्त प्रतिक्रिया पाता है। ब्लू मून प्रतिनिधि ने येलो मुखिया की ओर तंज कसती नजर से देखा, जिससे वह तुरंत चुप हो गया। अगर ब्लू मून प्रतिनिधि उसके खिलाफ रंज रखता तो उसकी सुनवाई कभी खत्म न होती। प्रतिनिधि मुस्कुराया और बोला, रेड मून के मुकाबले हम थोड़े सौम्य हैं। ज्यादा से ज्यादा हम तुम्हें जहर देंगे, पीछा करके संसार के अंत तक नहीं। दक्ष भी उस ब्लू मून प्रतिनिधि की दुष्ट मुस्कुराहट देखकर हैरान रह गया। ब्लू मून जाति जहर बनाने में येलो जनजाति जितनी माहिर थी। आप सबका परिचय कराने के लिए धन्यवाद। मेरा एक ही सवाल है, आप लोग रेणुका नगर क्यों आए हैं? तीनों प्रतिनिधि एक साथ सिर झुकाए। लाइटबॉर्न प्रतिनिधि ने आगे बढ़कर औपचारिक रूप से कहा, रेणुका नगर के गवर्नर, हम आपकी नगरी में शामिल होना चाहते हैं। किस उद्देश्य से? दक्ष ने सख्ती से पूछा। वह किसी को भी रेणुका नगर में शामिल करने का इरादा नहीं रखता था, क्योंकि रेणुका नगर सूरा जाति के विरोध में है और यही एकमात्र ज्ञात शक्ति है जिसने सूरा साम्राज्य को हराया है। लाइटबॉर्न अभी भी सूरा द्वारा पकड़ लिए जाने पर शिकार होते रहते थे और दूसरी दुनिया में बच पाना उनके लिए बेहद कठिन था। इसलिए वे किसी दूसरी जाति की छत्र छाया में रहना चाहते थे, लेकिन कोई भी सूरा को नाराज करना नहीं चाहता था। सौभाग्य से वे सूरा के गुलाम नहीं, बल्कि उससे डरते थे। वास्तव में दूसरी दुनिया की कई जातियां सूरा की अत्याचारी सत्ता से असंतुष्ट थीं। इन जातियों की वजह से लाइटबॉर्न इतने समय तक जिंदा रह पाए, अन्यथा सूरा उन्हें पहले ही नष्ट कर चुका होता। गोल्ड हेराल्ड प्रतिनिधि ने भी बात की। गोल्ड हेराल्ड सूरा से बदला लेना चाहते थे, लेकिन साथ ही वे रेणुका नगर के साथ गठबंधन करना चाहते थे। उन्हें खदानों की जरूरत थी, जो सूरा ने पूरी दूसरी दुनिया में कब्जा कर रखी थी। दूसरी जगह जहां खनिज और अयस्क प्रचुर मात्रा में थे, वह केवल रेणुका नगर थी। यदि उन्हें ये स्रोत नहीं मिले तो उनकी पीढ़ियां कमजोर होती जाएंगी। असल में पिछले कुछ दशकों में वे काफी कमजोर हो गए थे। सौभाग्य से पाषाण आत्माएं अभी भी तारामंडल साम्राज्य के आक्रमण के दौरान जमा किए गए संसाधनों को पचा रही थीं और रेणुका नगर में खदानें अच्छी खासी थीं। हालांकि दक्ष मुफ्त में ये संसाधन देने का इरादा नहीं रखते थे। गोल्ड हेराल्ड को बदले में कुछ देना होगा। जब पाषाण आत्माएं अपने लाभों को पचा रही थीं, तब गोल्ड हेराल्ड के लिए श्रम के अवसर उपलब्ध थे। पाषाण आत्माएं खतरनाक शिकार की जिम्मेदारी लेती थीं और गोल्ड हेराल्ड उनके लिए अच्छे विकल्प थे। जहां तक ब्लू मून जाति का सवाल था, सूरा ने उनके कुछ सदस्यों की हत्या कर दी थी और रेणुका नगर सूरा के विरोध में सबसे मजबूत ताकत थी। इसके अलावा उन्होंने सुना था कि रेणुका नगर ने
येलो जनजाति के जहर का उपयोग किया था और उन्हें लगा कि उनकी विष विशेषज्ञता रेणुका नगर के लिए उपयोगी होगी। रेणुका नगर ने सूरा साम्राज्य को नष्ट कर दिया था और सूरा की दूसरी दुनिया पर सत्ता तोड़ने की क्षमता दिखा रही थी। सूरा इसे आसानी से छोड़ेंगे नहीं। दोनों ताकतों के बीच जल्द ही आमने सामने की लड़ाई होगी। गवर्नर दक्ष, हमें आशा है कि आप हमारे अनुरोध को स्वीकार करेंगे। तीनों प्रतिनिधियों ने अपनी बात स्पष्ट की और दक्ष ने सहमति जताई कि पारस्परिक साझेदारी लाभकारी होगी। उन्होंने उन्हें रेणुका नगर के मुख्य नियमों से अवगत कराया और युन बिंग से मिलने को कहा। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, तारामंडल सम्राट खुद ही युद्ध भूमि में आए अपनी पूरी सेना से पहले। हम सब डर के मारे सन्न रह गए, लेकिन मानवता के चैंपियन दक्ष बिल्कुल शांत थे, जैसे पहले से जान रहे हों। तारामंडल सम्राट को असुरा के सबसे करीब माना जाता है और उसका रूप भयानक था। उसके 4 सिर और 8 हाथ थे। साथ में राक्षसी छायाएं थीं जो क्रूर जानवरों जैसी दिखती थीं। उसकी आभा ने मुझे स्तब्ध कर दिया। मैं गिरने ही वाला था। फिर भी मानवता के चैंपियन दक्ष पूरी हिम्मत से खड़े थे। उनके कपड़े हवा में लहरा रहे थे। उन्होंने अपनी जोड़ी तलवारें निकाली और पहला वार किया। शिकारी इस कहानी को इतना रोमांचक बना रहे थे कि यह जैसे कोई पुराण हो। दक्ष का कद अब मिथकीय हो चुका था। यह अविश्वसनीय था। यहां तक कि प्रसिद्ध तारामंडल सम्राट भी दक्ष का सामना नहीं कर पाया। असुरा के अलावा कोई उसे हरा नहीं सकता। मानवता के चैंपियन दक्ष, वह दूसरी दुनिया में कभी हारा नहीं और मैं गर्व करता हूं कि मैं रेणुका नगर का शिकारी हूं। उसके साथ मानवता के भाग्य की चिंता करने की जरूरत नहीं। एक शिकारी ने कहा। दक्ष और तारामंडल सम्राट की लड़ाई ने तियंदी हिला दिया। दक्ष ने अंत में जीत हासिल की, लेकिन कीमत भारी चुकाई। अंत में तारामंडल सम्राट काले तंतुओं की एक भीषण माला में फट गया, जो हमारी पूरी सेना को निगल जाना चाहता था। तब टीम जनित ने बीच में आकर उनकी एडवांस रोक दी और दक्ष ने तलवार की एक वार से उन्हें राख में बदल दिया। दक्ष सच में शिकारी का आदर्श है, हम सबके लिए प्रेरणा। वह बहुत हैंडसम है। दक्ष, मैं तुम्हारे लिए आ रही हूं, तुम्हारे बच्चे जनूंगी। पहले जो अपमान होते थे, अब वे सबसे बड़े प्रशंसा के स्वर थे। जैसे जैसे उसकी प्रसिद्धि बढ़ रही थी, दक्ष इन मंचों की बातों पर ध्यान नहीं देता था। उत्सव के बाद दक्ष ने रेणुका नगर में केवल कुछ दिनों के लिए ठहराव किया और फिर मोनार्क एलियन के शोध में दर्ज डिजास्टर ग्रेड लाइफ फॉर्म्स की खोज के लिए निकल पड़ा। कैसे वह आराम कर सकता था? यह जानकारी इतनी कीमती थी कि तारामंडल साम्राज्य ने इसे सदियों में संजो कर रखा था। डिजास्टर ग्रेड लाइफ फॉर्म्स इतनी दुर्लभ होती हैं कि आमतौर पर उन्हें मिलने के लिए बहुत भाग्य चाहिए, लेकिन उसके पास पहले से एक तैयार सूची थी। सूची में दर्ज सभी लाइफ फॉर्म्स सामान्य पीक ग्रेड लाइफ फॉर्म्स से अधिक शक्तिशाली थे। भले ही वे तब डिजास्टर ग्रेड न हो, सदियों में उनकी शक्ति बढ़ चुकी होगी। दक्ष ने अपने सभी जीन फ्रैगमेंट्स को अधिकतम कर लिया था, सिवाय डिजास्टर ग्रेड वाले। उसके केवल 2 लक्ष्य बचे थे, अपने डिजास्टर ग्रेड जीन फ्रैगमेंट्स को पूरा करना और एक असुरा को मारना, ताकि डिजास्टर ग्रेड जीन्स की सीमा से परे जा सके। ये लक्ष्य सरल नहीं थे और उसे तुरंत तैयारी शुरू करनी थी। रेणुका नगर में सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद वह सूची और नक्शा लेकर शहर से निकल पड़ा। रेणुका नगर के प्रशासनिक कर्मी बहुत कुशल और बहुमुखी थे, इसलिए दक्ष को उसके जाने से कोई बड़ी समस्या नहीं होने वाली थी। तारामंडल साम्राज्य की उच्चतम परिषद के कार्यालय में अर्चित राय ने एक बार फिर आह भरी। उसने कितनी कोशिशें की थीं, पर वह अभी भी आध्या के लिमिट ब्रेकिंग पोशन का नुस्खा प्राप्त नहीं कर पाया था। ये पोशन पूरी मिल्च गैलेक्सी को हिला देने वाले थे, लेकिन अब दक्ष से इसे निकालना व्यर्थ था। उसे अपनी योजनाएं टालनी पड़ रही थीं, लेकिन फिर भी बहुत देर हो चुकी थी। अचानक दरवाजा जोर से खुला और हरि अपने चीनी शिकारी साथियों के साथ कार्यालय में दाखिल हो गया। अर्चित क्रोध में खड़ा हो गया। हरि, तुम यहां क्या कर रहे हो? महारथी हरि ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या यह सवाल तुम्हें नहीं करना चाहिए? अर्चित भड़क गया,
लेकिन हरि की ताकत से डरकर उसे भगा नहीं पाया। तुम भूल गए कि यह विश्व संघ की उच्चतम परिषद का कार्यालय है। तुम्हारा इस तरह घुसना मेरे प्रति घोर अपमान है। हरि तेजी से अर्चित के पास आया और उसके मेज पर पैर रखकर जोर से दबा दिया। क्या तुम मुझे अपमान, कानून और नैतिकता की बातें कर रहे हो? अर्चित ने तिलमिलाकर कहा, तुम्हारे कोई भी समस्या हो, इस तरह घुसना गलत है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी स्थिति का सम्मान करोगे। अर्चित जानता था कि हरि बिना ठोस सबूत के ऐसा नहीं करता, लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था। मैं विश्व संघ के उच्चतम परिषद का सम्मान करता हूं, पर तुम्हारे जैसे व्यक्ति को सम्मान नहीं दूंगा। तुम्हें यह पद हासिल नहीं है और तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि तुम ऐसा करो। हरि, तुम मेरे चरित्र पर दाग लगाने की हिम्मत कैसे करते हो? अर्चित ने गुस्से से मेज पर मारा। हरि ने अपने एक सहायक को इशारा किया, कैदी को लाओ, देखते हैं क्या हमारे सर्वोच्च अधिकारी उसे पहचानते हैं। एक काले वस्त्रों में सजा हुआ व्यक्ति लाया गया। उसे देखकर अर्चित का चेहरा गिर गया। यह वही अधिकारी था जिसके साथ वह काम कर रहा था, जिसने न केवल असफलता पाई बल्कि हरि के हाथ लग गया। हरि, यह विश्व संघ का अधिकारी है। तुमने उसका अपहरण किया है। क्या तुम नहीं जानते कि इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा को कितना नुकसान होगा? तुम्हें ऐसे काम करने का कोई अधिकार नहीं। अर्चित बेईमानी की सारी हदें पार करते हुए मासूम बनना चाहता था। वह अब भी उच्चतम परिषद का अध्यक्ष था, और अगर वह इन आरोपों को नकारता रहा तो कोई उसकी बात टाल नहीं सकता था।